आज हम ज्वालामुखी अर्थात वल्केनो के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतरी भाग एवं बाहर प्रकट होने की जो सभी क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित की जाती है। जो अर्थात ज्वालामुखी जो वल्केनो क्रिया है उसमें पृथ्वी के भीतर और बाहर जो गैस और लावा प्रकट होता है उन समस्त क्रियाओं को ज्वालामुखी में सम्मिलित किया जाता है। जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो विस्फोट होता है तो उस कई प्रकार के गैस, जलवाष्प और विखंडित पदार्थ एवं लावा बाहर निकलता है। जैसे जिसमें गैस और जलवाष्प की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं। विखंडित पदार्थों को कई भागों में बांटते हैं जिनमें बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहा जाता है, उनसे छोटों को लेपिली, फिर ज्वालामुखी राख, लावा और ज्वालामुखी ब्रेसिया। जो लावा है वो अम्ल प्रधान और बेसिक या पेठिक लावा दो प्रकार का होता है। अम्ल प्रधान जो लावा होता है उसका रंग पीला, बाहर हल्का तथा द्रव्य रूप अत्यंत गाढ़ा होता है और ये अम्ल प्रधान लावा उच्च ताप पर पिघलता है। जबकि पेठिक या बेसिक जो लावा है उसका रंग गहरा तथा काला, उसका भार अधिक होता है, द्रव्य रूप उसका पतला होता है, कम ताप पर पिघलता है। इसमें सिलिका की कमी के कारण यह जमकर शीघ्र ठोस रूप धारण कर लेता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं। जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो उससे जो निःसृत पदार्थ हैं, उससे बाहर निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो ज्वालामुखी के छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगते हैं। इससे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है और धीरे धीरे जमाव के अधिक हो जाने से शंकु का आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पदार्थ बाहर निकलते जाते हैं वो उसके चारों ओर जमा होते जाते हैं और उससे क्या होता है कि जो ज्वालामुखी का शंकु है उसका आकार बढ़ता है और वो पर्वत का रूप ले लेता है। इस प्रकार के शंकु को ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। इसका संबंध भूगर्भ से जो आंतरिक पृथ्वी का आंतरिक भाग है उससे एक पतली नली द्वारा होता है और उस जो नली है उस नली को ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज्वालामुखी पाइप से क्या तात्पर्य है, ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं, तो इन चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे वोल्केनिक क्रेटर कहा जाता है और जब दबाव या अन्य किसी कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उस विस्तृत क्रेटर को काल्डेरा कहा जाता है। इस प्रकार ज्वालामुखी के जो मुख्य अंग हैं वो ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी क्रेटर, वोल्केनिक कॉन, वोल्केनिक पाइप। अब जब हम प्रकार की बात करें तो प्रकट होने तथा उद्गार होने की अवधि में अंतर के आधार पर इसे हम निम्न रूपों में विभाजित कर सकते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जब हम ज्वालामुखी का प्रकार का विभाजन उद्गार की अवधि के अनुसार करते हैं तो उसमें उसका तात्पर्य उद्गार के समय एवं 2 उद्गारों के मध्य समय अंतराल के आधार पर इन्हें 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है: सक्रिय, प्रक्षुब्ध और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी से तात्पर्य जिससे लगातार या कुछ अंतराल पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहे या लावा बाहर निकल रहा, गैस, जलवाष्प इत्यादि बाहर निकल रहे हों, ऐसे ज्वालामुखी 500 से अधिक है। इनमें मुख्य रूप से इटली का एटना और स्ट्राम्बोली और लिपारी जिसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है, फिलीपींस का पिनाटाबू। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी से तात्पर्य ज्वालामुखी के उद्गार के कुछ समय बाद ये ज्वालामुखी शांत पड़ जाते हैं तथा उनमें पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखते, पर अचानक से उनमें विस्फोट हो जाता है या शांत उद्भेदन हो जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रक्षुब्ध प्रकार के ज्वालामुखी कहा जाता है, जो हैं क्राकाटोआ, विसुवियस इत्यादि। शांत ज्वालामुखी
शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भूतकाल में कभी उद्भेदन हुआ था और वर्तमान में उनमें उद्भेदन का कोई संकेत नहीं मिल रहे और न होने की संभावनाएं नजर आ रही। तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ईरान का को सुल्तान, म्यांमार का माउंट पोपा। उद्गार के स्वरूप तथा तीव्रता के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले 2 भागों में बांटते हैं, 2 केंद्रीय उद्गार वाले और दूसरा दरारी उद्भेदन वाले। और तीव्रता के आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य, पीलियन तुल्य और विश्वेश तुल्य। हम बात करते हैं केंद्रीय उद्गार वाले। हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है उसका उद्भेदन शांत ढंग से होता है, विस्फोटक इनमें बहुत कम होता है, लावा पतला होता है तथा गैस की मात्रा कम होती है और इनमें विखंडित पदार्थ नगण्य रूप में होते हैं। दूसरा स्ट्रोम्बोली तुल्य। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं, इसका नाम, सबसे पहले नाम की बात करें तो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी का नाम भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के आधार पर पड़ा और उस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं उनको स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में लावा में एसिड की मात्रा कम होती है, विखंडित पदार्थ, राख, प्यूमिस, स्कोरिया, बम इत्यादि अधिक होते हैं। सिसिली द्वीप में स्थित लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली जो है वो इस प्रकार का उदाहरण है। वल्केनो तुल्य। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है उनका लावा चिपचिपा एवं लसदार होता है, विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ होता है। प्रत्येक अगला विस्फोट पिछले उद्गार से निर्मित लावा की परत को उखाड़ देता है। इसका जो आकार है, ऊपर का जो आकार होता है वो फूल गोभी के सदृश होता है। एसिड से लेकर पेटिक सभी प्रकार का इससे लावा बाहर निकलता है। लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के आधार पर इसका नाम वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी रखा गया। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी हैं ये सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। इनका उद्गार अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनसे जो निकला लावा चिपचिपा लसरदार होता है। विस्तृत लावा तथा विखंडित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। इसके प्रत्येक अगले उद्गार से पिछले उद्गार द्वारा निर्मित शंकु नष्ट हो जाते हैं। मार्टिनिक द्वीप का पीली ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। विश्वेश तुल्य ज्वालामुखी वल्केनियन के समान होता है, लेकिन गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है। दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गार जो एक दरार के सहारे होता है, क्योंकि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो गैस और अन्य जलवाष्प निकलते हैं उनमें उनको जब बाहर निकलने के लिए एक केंद्रीय उद्गार के स्थान, केंद्रीय पाइप के स्थान पर एक लंबी भ्रंशन के सारे जब उद्गार होता है तो उनकी तीव्रता कम हो जाती है और उसके सारे जो गैस और लावा बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखियों को दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे कोलंबिया पठार, ढक्कन ट्रेप इत्यादि इस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। जब हम इनसे निर्मित स्थलाकृतियों की बात करें तो आभ्यंतरिक स्थलाकृतियों में हमने पहले चट्टान में पढ़ा था बेथोलित, लोपोलित, लेकोलित, स्टोक, फेकोलित, सील, डाइक, आंतरिक लावा गुंबद इत्यादि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं। बाह्य स्थलाकृतियों में जब हम बात करें तो ऊंचे उठे भाग और नीचे दसे भाग, इसके अलावा दरारी उद्भेदन से लावा गुंबद और लावा मैदान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी शंकु, सिंडर शंकु, इसमें तरल पदार्थों का योगदान नहीं होता, राख तथा विखंडित पदार्थों का योग होता है। सिंडर शंकु का आकार छोटा होता है, इसका निर्माण असंगठित तथा बड़े बड़े टुकड़ों से होता है। जो मैक्सिको में स्थित जोर्लो, इजाल्को इत्यादि इस प्रकार के सिंडर शंकु के उदाहरण हैं। कंपोजिट शंकु, कंपोजिट शंकु में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के तय में जमा होने से इसका निर्माण होता है। इस कारण कभी कभी इनको परतदार शंकु भी कहते हैं, जैसे शास्ता रेनियर हुड यूएसए में, फ्यूजियामा जापान में। परपोषित
शंकु शास्ता इसका उदाहरण है। जब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में उसकी पाइप से जो ज्वालामुखी पाइप है वोल्केनिक पाइप, उसके सारे अन्य कई उसमें खूब मैग्मा या लावा जमा हो जाता है, विखंडित पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो उससे उनका मुख बंद हो जाता है। तो उसके जो पाइप से सारे दूसरे जो छिद्रों के सारे लावा बाहर निकलने लग जाए तो उस वैसी स्थलाकृति को परपोषी शंकु कहते हैं। पेटिक लावा शंकु इस प्रकार के हवानंद में देखने को मिलते हैं और इनका निर्माण बेसाल्टिक लावा से होता है। अब केंद्रीय उद्गार से जो 10 भाग होते हैं उनमें क्रेटर, कार्डेरा, विस्तृत जो कार्डेरा है उसको सुपर कार्डेरा भी कहते हैं, जैसे लेक टोवा। लावा डॉट शंकु अपरदन द्वारा नष्ट हो जाता है और नली में जमा डाट या लावा पलक ही दिखाई दे तो इस प्रकार के पलक से पूरी नली बजाते हैं तो उसे ज्वालामुखी गिरवा कहते हैं, जैसे यूएसए में माउंट टेलर। धन्यवाद।